वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो जैसा कि हमें पता है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की नई यूनिट। ठीक है, इससे पहले हम माइक्रोवेव कंप्लीट कर चुके हैं और इम्पॉर्टेंट लेसन्स जो हमारे थे वो उनको हम टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या बोलते हैं? देखो, जब हमने इनिशियली स्पेक्ट्रा पढ़ा था तब हमने कुछ चीज़ें बोली थी। इसको बोलते हैं हम इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आईआर की फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके बाद हमारे इसको एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब होती क्या है? देखो, होने को जैसे हमने पहले बात की थी कि हमारी माइक्रोवेव होती है जो कि हमें रोटेशनल प्रोवाइड करती थी, रोटेशंस के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बेसिकली हम रोटेशंस की स्टडी करते थे। इसी तरीके से हम इसके अंदर हमारा वाइब्रेशन है तो हम किसकी स्टडी करेंगे? मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस की। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स कितने तरीके से हमारे वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें इससे पता लग जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके वाइब्रेशंस के साथ साथ ही ये बेसिकली अगर इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करें तो ये स्पेक्ट्रा जो है वो हमें प्रोवाइड करती है हमारे फंक्शनल ग्रुप्स के नेचर के बारे में। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स के नेचर के बारे में जो स्पेक्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है वो देती है हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं भाई? देखो, वेरियस तरह के हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, CHO है, C डबल बॉन्ड O है, कीटोन है हमारे पास, OH ग्रुप है हमारे पास, नाइट्रो ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। जिस तरीके का भी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है उनकी स्टडी कौन देती है? आईआर देती है। अब कैसे ये प्रोवाइड कर रही है? तो देखो, इसकी एक रेंज होती है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक वेवलेंथ के ऊपर काम करती है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सबकी एक रेंज होती है। ठीक है, सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसकी भी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो 0.8 माइक्रो से लेके 200 माइक्रो तक इसकी रेंज हमें मिलती है। अब इस रेंज के बिटवीन हर की डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की रेंज डिफरेंट होएगी, या फिर जैसे ये तो माइक्रो के अंदर हो गया। अगर हम इसकी वैसे बात करें तो जो वैसे अगर बात करोगे तो ये 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 400 सेंटीमीटर के इनवर्स होती हैं। सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर वेवलेंथ को पढ़ना या फ्रीक्वेंसी को पढ़ना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे माइक्रो की फॉर्म के अंदर। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया हमारे सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, तो रेंज आती है हमारी 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, और इसकी रहती है माइक्रो में 0.8 टू 200 माइक्रो के बीच में। तो फंक्शनल ग्रुप की स्टडी कैसे प्रोवाइड करवाएगा? इसमें से कोई सी भी एक रेंज निकालो, जैसे 3350 है। अब ये 3350 किसकी होती है? हमारे OH ग्रुप की होती है। अब अगर हमने जैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल लिया, हमें नहीं पता ना उसके अंदर क्या है, जैसे कि हम बात करें अननोन कंपाउंड्स की टेस्टिंग करते हैं हम हमारे लेबोरेटरीज़ के अंदर, हमें नहीं पता होता उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम उसको कंपाउंड को लेकर आते हैं, उसमें कुछ इस तरीके का सब्सटेंस डालते हैं, देन हमें पता लगता है कि अच्छा ये वो सब्सटेंस है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी आईआर काम करती है। आईआर में देखो बेसिकली क्या होगा, हमारे ऊपर एक ही सब्सटेंस डाला, मैंने इसके ऊपर आईआर डाली। जैसे ही मैंने आईआर डाला, यहाँ पे इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट रखा होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट तो देखो अभी हमें इतना डिटेल नहीं है, हमें तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट रखा है, अब इंस्ट्रूमेंट में देखो हमारे पास क्या क्या होते हैं? मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर,
कंप्यूटर एंड देन होता है हमारा फर्दर रिकॉर्डर। रिकॉर्डर क्या करता है हमारा, रिकॉर्ड करेगा उस डेटा को, और डेटा को जैसे ही रिकॉर्ड करता है हमें यहाँ पे एक स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करेगा। ये स्पेक्ट्रा जो होता है यहाँ पे हमारा वेरियस के तरह के हमारे वेव नंबर लिखे होते हैं। उन वेव नंबर को जो भी होता है, जिस भी रेंज में हमारी ये पीक्स आएंगे वो रेंज उसकी प्रोवाइड करवाती है। अब जैसे मैंने अभी कहा, जैसे 3350 जो है वो OH ग्रुप की होती है। 2800 के आसपास अगर हम बात करें तो हमारे कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। 2800 सेंटीमीटर इनवर्स, ये किस में चलेगा हमारा, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर चलेगा। तो इनसे हमें ये स्टडी मिलती है, ये पीक्स। अब ये जो ये पीक है ना, अगर ये जिस भी रेंज के ऊपर हमें ये पीक्स मिल रही है, अब ये पीक्स इतनी भी हो सकती है, कोई हमें ब्रॉड डेटा भी मिल सकता है ना, इस तरीके की वेरियस। तो ये जो ये पीक्स है ये हमें इस फंक्शनल ग्रुप की स्टडी को देगी कि हमारा फंक्शनल ग्रुप हमारा किस रीजन के अंदर प्रेजेंट आ रहा है। तो बेसिकली अगर बात करें तो IR जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हें जैसे कोई भी सपोज करो C1H8O, तुम्हें किसी भी तरीके का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, तुम्हें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, हाउ विल यू डिटरमाइन दिस स्ट्रक्चर, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये स्ट्रक्चर किस में है, O है। अब ये जो O फंक्शनल ग्रुप है ये OH का भी हो सकता है, कीटो का भी हो सकता है, एल्डिहाइड का भी हो सकता है, एसिड का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है ना। तो वो किसका है वो हमें इस रेंज से पता लगेगा। हमें ये रेंजेस जो है ये थोड़ी सी याद करनी होती है, ये डेटा हमें याद करना होता है, ठीक है। बेसिकली देखो, याद करने वाली सीन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लेबोरेटरी में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा डेटा लिखा हुआ होता है, वहाँ पे हमें पता रहेगा कि हाँ ये इतना डेटा है हमारा, एंड उससे हम ये हमारा कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कुछ डेटा तो हम याद कर ही सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल हमें याद नहीं करनी है, हम सिर्फ थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन देके चलते हैं। पीक्स भी ये नहीं है कि अप्रॉक्सीमेटली हमें उसी के ऊपर मिल जाएगी, कुछ में भी कुछ ना कुछ एक्चुअल डेटा तो मिलता नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन पे ही चल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमें ये डेटा हमारा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी हमारी IR की बेसिक। IR का प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि हमारी अगर IR रेडिएशन हमने डाली हैं उससे हमें उसके फंक्शनल ग्रुप की स्टडी मिल जाती है कि कोई भी हमने ये सब्सटेंस डाला है इसके अंदर जो भी होगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, उसका स्पेक्ट्रा जो हमें ये देगा, उस स्पेक्ट्रा से हम नोट कर सकते हैं कि किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर हमारा प्रेजेंट रहेगा। तो ये तो था हमारा IR का बेसिक, ठीक है। अब हम बात करें, देखो मैंने अभी एक चीज़ बताई कि हमारी ये फ्रीक्वेंसी होती है 0.8 माइक्रो टू 200 माइक्रो तक हमारी ये वेवलेंथ का रीजन होता है। अब इस रीजन के अंदर भी हमारा जो है वो डिवाइड होता है, 3 तरीके से ये डिवाइडेड रहता है हमारा ये रीजन भी, ठीक है। 3 कैसे कैसे होता है, देखो नियर IR रीजन, IR रीजन एंड फार IR रीजन, ठीक है। अब हमने इनको रीजन्स में डिवाइड क्यों किया, ये रेंज कितनी है 0. माइक्रो टू 200 माइक्रो तक। अगर हम इसकी बात करें कि रेंजेस में क्या मिलता है, तो ये वाला रीजन जो मिलता है वो 0.8 माइक्रो टू 2.5 माइक्रो तक मिलता है हमें, 2.5 माइक्रो टू 15 माइक्रो, और ये मिलता है हमें 15 माइक्रो टू 200 माइक्रो तक। वेरियस रीजन में ये होता है कि कुछ कंपाउंड्स हमारे इसी रीजन पे काम करेंगे, कुछ इस रीजन पे काम करेंगे और कुछ उस रीजन पे काम करेंगे। तो अगर अब हम देखा जाए तो हमने क्या करा, डिवीजन कर दिया रीजन्स का कि भाई 3 तरीके के हमारे रीजन्स हैं, जो जिस रीजन में काम करेगा हम उसकी स्टडी करेंगे। कुछ कंपाउंड्स हमारे केवल नियर के ऊपर ही काम करेंगे, कुछ हमारे केवल जो है वो IR के ऊपर काम करते हैं, कुछ हमारे फार के ऊपर काम करते हैं। तो हमें बेसिकली डिफरेंट तरीके से हमारे जो है वो मॉलिक्यूल्स हमें मिलते रहते हैं, डिफरेंट का स्ट्रक्चर हमें मिलता रहता है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने इसको एक और में डिवाइड किया है, ये तो हो गया हमारा रीजन्स की बात, ठीक है।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न हमने इसको डिवाइड करा है, जो हमने इसके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर डिवाइड करा है। इसके अंदर जो है हमारे दो तरीके के रीज़न हमें प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन, दूसरा होता है हमारा फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि गिव द डिफरेंशिएट बिटवीन द रीजंस, ठीक है। तो डिफरेंट रीजंस के अंदर काम करता है। अब हमने जैसे 3 रीजंस बताए हैं, नियर हो गया, IR हो गया, फार हो गया। इनकी डिटेलिंग अभी तक हमारी इतनी ही काफ़ी है। फर्दर अगर हम देखेंगे तो हम बता देंगे कि कौन सा किस में काम करता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमें ये रीजंस याद हो गए कि इस रेंज के अंदर ये रीजन है, तो वो रीजन से हमें पता लग जाएगा हमारा मॉलिक्यूल कैसा है। हम उस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो डिफ्रेंशिएट अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पर्टिकुलरली रीज़न है हमारा 4000 से जो हमारा 400 सेंटीमीटर इनवर्स का रीज़न आ रहा है, इसको हम डिवाइड करते हैं 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन कहाँ से कहाँ होगा हमारा, 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। फिंगरप्रिंट रीजन की बात करें तो ये मिलता है हमें 15 सेंटीमीटर इनवर्स टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। 2 तरीके के रीजन हो गए हमारे। दोनों तरीके में हमें ये पता लग गया कि एक है फिंगरप्रिंट रीजन एंड फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो दोनों की देखो ये रेंजेस है अलग अलग। अब इन रेंजेस के अंदर क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, क्या बेसिक डिफरेंस है इन रेंजेस के ऊपर। तो देखो सबसे पहले जो है हमारा इसके अंदर क्या है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो हमें जो मिलता है वो फंक्शनल ग्रुप की डिटेलिंग मिलती है। ये शायद कलर दिखेगा ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप की डिटेलिंग का मतलब है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है, वो हमें कौन देगा, हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन देगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल जैसे कि बात करें कि हमारा कीटो ग्रुप है, हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, NH2 है, OH है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारा का सारा कौन देगा, फंक्शनल ग्रुप। और दूसरी बात, इनके जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, हमारे सिंपल होते हैं। स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो सिंपल होते हैं हमारे, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे फिंगरप्रिंट रीजन की। तो फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है वो देता है हमें इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो क्या बताता है हमें, पर्टिकुलर पोजीशन को डिनोट करेगा कि हमारा पर्टिकुलर पोजीशन कौन सी है। मतलब ये क्या बता देगा, इसने ये बताया कि अल्कोहल है, ठीक है। ये किसके बारे में डिटेलिंग देगा, एग्जाम्पल की अल्कोहल है हमारा, ठीक है। ये हमें देगा एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि हमारा 1 पेंटेनॉल है, 1 पेंटेनॉल और 2 पेंटेनॉल, पेंटॉल 2 पेंटेनॉल, ठीक है।
पेंटेनॉल है ना। ये जो दे रहा था ये क्या बता रहा था कि ये केवल और केवल हमें इतना बता रहा था कि ये अल्कोहल है या नहीं है, कि ये अल्कोहल पेंटेनॉल है। इसने तो केवल कितना बताया कि ये अल्कोहल है, पेंटेनॉल है, लेकिन पेंटेनॉल कौन सा, एक पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, ये कौन बताएगा, हमारा फिंगरप्रिंट रीजन हमें बताता है। साथ ही साथ इसका जो स्पेक्ट्रा होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्पेक्ट्रा जो होगा वो इसका हमें कॉम्प्लिकेटेड मिलता है। इसका स्पेक्ट्रा कैसा था, हमारा सिंपल था, जबकि इसका स्पेक्ट्रा जो है हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए। डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी कुछ चीज़ें थी। डिफरेंट का मतलब है कि भाई OH है तो 1 पेंटेनॉल के लिए हमें कुछ और देगा, 2 पेंटेनॉल के लिए हमें कुछ और देगा। इसी तरीके से हम कीटो ले लें या एल्डिहाइड ग्रुप ले लें या हम अमीन से ले लें, जो भी हम ले लेंगे उस तरीके से हमें ये डिटेलिंग्स मिलेंगी कि हमारा कौन सा क्या ग्रुप है, उस तौर पे हमें ये चीज़ें पता लगती हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप्स थे, 2 फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे कौन कौन से हो गए, फंक्शनल ग्रुप रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन। मतलब अगर हम IR को बांटे तो IR तो ये पूरा का पूरा रीजन हमें प्रोवाइड करवाता है, लेकिन डिफ्रेंशिएट किसने किया, हमने फंक्शनल के अंदर और फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर, कि हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या है और हमारा फिंगरप्रिंट रीजन क्या है, उस तरीके से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा IR स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, ये तो तब इंट्रो ऑफ IR, जब तक ये नहीं पता होगा हम आगे की स्टडी नहीं कर सकते हैं। अब आगे चलने के लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें लेंगे वो लेंगे हम कंडीशंस ऑफ IR स्पेक्ट्रम, कि अगर हमें IR स्पेक्ट्रम मिल रहा है तो उसके लिए हमारी क्या क्या कंडीशंस हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो उनको पढ़ने के लिए हम पहले कंडीशंस देखेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जो है हमारी फर्स्ट कंडीशन वो ये होती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट बी सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, क्या बोला हमने, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल must be same as that of इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब ये कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर डाल रहे हैं और इसकी मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसकी अगर हम म्यू वी की बात करें तो वो म्यू आई के बराबर होना चाहिए। जो हम इंसिडेंट डाल रही हैं ना वो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो म्यू आई इज इक्वल्स टू म्यू वी कंडीशन होनी चाहिए। इंसिडेंट रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल, वो दोनों की दोनों हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन तो यही है, तब तक वो काम ही नहीं करेगा। इंसिडेंट रेडिएशन का मतलब है कि जो भी तुम डाल रहे हो इंसिडेंट रेडिएशन वो किस रेंज में होनी चाहिए तुम्हारी, 0.8 माइक्रो टू 200 माइक्रो, जो कि तुम्हारी वाइब्रेशनल की रेंज है। इस रेंज की फ्रीक्वेंसी जब डालोगे तभी जो है हमारा IR का स्पेक्ट्रा या डेटा हमें प्रोवाइड हो सकता है। अगर ये रेंज नहीं है तो डेफिनेटली हमें IR नहीं देगा। IR नहीं देगा तो फंक्शनल ग्रुप की स्टडी हमें नहीं मिलने वाली। ठीक है, सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
सेकेंड कंडीशन ये कहता है द कंपाउंड मस्ट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, मतलब देयर इज अ चेंज इन डायपोल मोमेंट, चेंज इन ए डायपोल मोमेंट। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि वेदर अ मॉलिक्यूल इज IR एक्टिव और IR इनएक्टिव। IR एक्टिव और IR इनएक्टिव के लिए जो कंडीशन है, ठीक है, चेंज इन डायपोल मोमेंट, ये हमें ये बताएगा कि वेदर अ मॉलिक्यूल इज IR एक्टिव और IR इनएक्टिव। IR एक्टिव एंड IR इनएक्टिव, ठीक है। देखो अगर हम एक बात करें रोटेशनल में, ठीक है, कि रोटेशनली एक्टिव है या नहीं है, तो हम वहाँ पे भी हमारा ये बोलते हैं कि वहाँ पे अगर डायपोल मोमेंट होगा तो एक्टिव होगा। यहाँ पे हम अगर ये कंडीशन की बात करें कि क्या हमारा मॉलिक्यूल IR एक्टिव है, तो इसके लिए जो कंडीशन है वो है डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल कैसा है हमारा, IR एक्टिव है। IR इनएक्टिव का मतलब है नो डायपोल मोमेंट, और नो का मतलब हो जाएगा, डायपोल को हम किससे बनाते हैं, हमारा म्यू से बताते हैं, इज नॉट इक्वल सॉरी इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो आ रहा है तो है, यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो की कंडीशन आनी चाहिए, तभी जो है हमारा मॉलिक्यूल IR एक्टिव हो सकता है या फिर हमारा IR इनएक्टिव हो सकता है। तो देखने के लिए जैसे हम बताएं, अगर हम एक क्वेश्चन लिख दें यहाँ पे, ठीक है, N2 इज IR एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है। हमने बोला, पूछा क्या कि N2 इज IR एक्टिव और इनएक्टिव, तो इसका अगर आंसर देखें हम, तो देखो N2 में हम 3 बॉन्ड बनाते हैं हमारे, ठीक है, N एंड एंड है तो सेम डायपोलर है हमारे पास, ठीक है। डायपोल मोमेंट भी बता देती हूँ, डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके पास पोलरिटी होती है, ठीक है, जैसे कि हम बात करें हमारे CO2 की, तो CO और O होता है हमारा, इसके पास ये रहेगा, इसके पास इस तरह, तो एरो से हम ये शो करते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी तरफ हम एरो को शो करते हैं, और इस तरीके से बताते हैं कि हमारा डायपोल मोमेंट चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो डेफिनेटली है कि इसके पास है डायपोल मोमेंट है कि नहीं, देखो दोनों ही डायपोल मोमेंट कैंसिल हो रहे हैं इसके, ठीक है, μ1 कैंसिल आउट μ2, तो अगर मैं इसको μ1 बोलूँ और μ2 बोलूँ, सेम चेंज के हैं ना यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा, म्यू इज इक्वल्स टू 0। और थोड़ा और अच्छे से हम अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें, ठीक है, तो देखो हम सबसे अच्छे से हमारा एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम अमोनिया का, ठीक है। क्या बोलते हैं उसके अंदर, एक लोन पेयर होता है, एक H होता है और एक H होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हमें एरो बनाना होता है, ये हो गया हमारा, ये N हो गया, N और H में कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, N है हमारा, है ना, और लोन पेयर का हमारा लोन पेयर की तरफ जाता है, ठीक है। इसका मैंने μ1 लिखा, μ2 लिखा, μ3 लिखा एंड μ4 लिखा इसको, ठीक है। μ1 μ2 μ3 एंड μ4, ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है इसका। अब हम ये बोलते हैं कि अगर हमारे सारे के सारे एरोज एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वो हमें एडिशन देते हैं, एरोज, ठीक है। अगर एरोज आर सेम इन डायरेक्शंस, then addition,
एज अ वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या कहती है, जहाँ पे हमारे एरोज होते हैं वहाँ पे हम एडिशन करते हैं। अगर एरोज हमारे एरोज आर अपोजिट देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारा हुआ तो क्या होना है और क्या नहीं होना है, ठीक है। तो अब हम अगर अमोनिया की बात करें तो सारे एरोज देखो हमारे एक तरफ जा रहे हैं, तो मतलब एडिशन होगा। तो अगर हम म्यू टोटल की बात करें तो μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4, तो डेफिनेटली है कि हमारे पास इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आएगा। हमें इससे मतलब नहीं है कि वैल्यू कितनी आएगी, हमें सिर्फ इतना है कि नॉट इक्वल टू 0 है और इक्वल टू 0 है, केवल ये दो कंडीशन चेकआउट करनी है। तो NH3 के पास डेफिनेटली है कि म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे डायपोल मोमेंट्स को जो है वो चेकआउट करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करें, हम पढ़ रहे थे कि N2 इज हमारा जो है वो मॉलिक्यूलरली एक्टिव है और नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ठीक है। तो वेदर द मॉलिक्यूल N2 इज एक्टिव और इनएक्टिव। तो अब इस कंडीशन को देखने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या देखना था, हमें सबसे पहले इसका डायपोल मोमेंट देखना है। दोनों ही चार्जेस क्या है हमारे, N और N है, दोनों ही क्या है हमारे, इस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलर है। तो N और N है, कोई साइन नहीं आएगा क्योंकि कोई पोलरिटी डेवलप नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में म्यू क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो म्यू 0 आते ही हम ये बोल देंगे इट इज एन IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इसको, इट इज एन IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें देखनी हैं। अगर हम इसी के अंदर एक और क्वेश्चन मैं दूं वाटर का, ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर। अगर वाटर का पूछा जाए तो वाटर को बनाओ, OH एंड OH दोनों इधर रहेंगे, डेफिनेटली म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो वाटर इज IR एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेकआउट कर सकते हैं कि वेदर अ मॉलिक्यूल इज IR एक्टिव और IR इनएक्टिव। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, छोटों के अंदर ये बहुत पूछे जाते हैं। तो हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि डायपोल मोमेंट है या नहीं है। अगर है हमारे पास डायपोल मोमेंट तो डेफिनेटली है कि मॉलिक्यूल जो है वो हमारा IR एक्टिव रहेगा, और अगर नहीं है हमारे पास तो मॉलिक्यूल हमारा IR इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पे कंडीशंस थी हमारी नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, हमारा मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस। मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हम इसके अंदर हमारा देखते हैं, हमारी स्ट्रेचिंग देखेंगे एंड बेंडिंग देखेंगे। तो अगर मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस की बात करें तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का हम एक अच्छा सा चार्ट बनाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो दो तरीके के होते हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, ठीक है। स्ट्रेचिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रेचिंग में हम कहते हैं कि हमारा जो बॉन्ड एंगल है रिमेन्स
सेम, बॉन्ड लेंथ चेंजेस। ठीक है, मतलब हमारा ये कोई मॉलिक्यूल है, मैं इसको स्ट्रेच करूँगी तो केवल स्ट्रेचिंग से क्या होगा, बॉन्ड एंगल तो सेम रहेगा, लेकिन केवल और केवल डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, बॉन्ड लेंथ के अंदर। बेंडिंग की बात करें तो बॉन्ड एंगल चेंजेस, बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम। ठीक है, तो बेंडिंग में क्या होगा, केवल और केवल बॉन्ड एंगल चेंज होगा और स्ट्रेचिंग के अंदर बॉन्ड लेंथ चेंज होएगी। ठीक है, फर्दर फिर हम देखे जाए तो हमारा स्ट्रेचिंग भी जो है वो हमारी दो के अंदर डिवाइडेड रहती है। ठीक है, दो के अंदर हमारी स्ट्रेचिंग होती है और बेंडिंग भी हमारी दो के अंदर डिवाइडेड रहती है। ठीक है, अब दो कौन कौन सी रहती है, तो पहली की अगर हम बात करें, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ठीक है, पहली की अगर बात करें तो पहली होती है हमारी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के अंदर अगर हम देखें तो क्या देखते, देखो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब है कि अगर हमने कोई मॉलिक्यूल लिया है तो उसको हम सिमेट्रिकली स्ट्रेच करेंगे। मतलब ए और बी है हमारा, ठीक है, ठीक है, ए बी टू मॉलिक्यूल है, अगर मैं सिमेट्री रख रही हूँ तो मैं उसको इतना ही स्ट्रेच करूँगी। ठीक है, इस ऐसी स्ट्रेचिंग को हम क्या बोलते हैं, हमारा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। जरूरी नहीं है, हमारा कंप्रेस भी हो सकता है और एलोंगेट भी हम कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिक है इसका मतलब दोनों तरफ से हम सेम कंप्रेस करेंगे और सेम ही उसको क्या करेंगे, एलोंगेट करेंगे। तो या तो छोटी कर दो या फिर बड़ा कर दो, दोनों ही केसेस में हमारे इस तरीके से हमारा रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में ये हमारा ए और ये बी है। यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ तो तुमने स्ट्रेच कर दिया, एक तरफ नहीं करा, है ना, या फिर एक तरफ तुमने छोटा कर दिया और एक तरफ तुमने बड़ा स्ट्रेच कर दिया। इस तरीके की स्ट्रेचिंग कर रहे हो तुम, कंप्रेस कर रहे हो या एलोंगेशन कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, तो दोनों ही चीज़ों के अंदर एसिमेट्रिक के अंदर एक को करोगे, एक को नहीं करोगे, या एक को कंप्रेस कर रहे हो, एक को एलोंगेट कर रहे हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हमारा कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे बेंडिंग के ऊपर। ठीक है, बेंडिंग भी जो है वो हमारी दो तरह की होती है, इन प्लेन बेंडिंग एंड आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, इन प्लेन के अंदर दो तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है हमारा, ये भी इसके अंदर आता है, इन प्लेन के अंदर हमारा रॉकिंग एंड सीजरिंग। रॉकिंग एंड हमारा आता है सीजरिंग। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन के अंदर आता है हमारा ट्विस्टिंग एंड वेगिंग। ट्विस्टिंग एंड वेगिंग। ठीक है,
अब अगर हम रॉकिंग की बात करें तो रॉक मतलब डांस करते हो, हिप हॉप और इस तरीके से, तो सेम चीज़ यहाँ पे हमें भी क्या करना है, रॉकिंग करनी है, एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से। देखो इन प्लेन का मतलब है, सबसे पहले तो सीजर का मतलब समझते हैं। एज ए सीजर हमारी काम करती है, तो दोनों मॉलिक्यूल एक तरफ से एक ही डायरेक्शन में आए, रॉकिंग के अंदर दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, इस तरीके से हम उसको क्या बोलेंगे, रॉकिंग बोलेंगे, लेकिन इन प्लेन के अंदर ही होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो कैसे हम इसको डिनोट करते, देखो ये हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं, रॉकिंग का मतलब क्या होगा हमारा, एक मिनट, ठीक है, ये जो सर्कल सर्कल बनाए हैं ये हमारे क्या है, हमारे एटम्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एक एटम दो एटम, तो Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है हमारा। अब इसके अंदर देखो रॉकिंग के टाइम पे क्या होगा, ये इस तरफ जाए और ये इस तरफ जाए, ठीक है, इस तरीके के हमारे जो हों, या फिर ये इस तरीके से आए हमारा, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, हमारा रॉकिंग बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलोगे हम इसको, रॉकिंग। सीजरिंग में दोनों ही एक दूसरे के पास आ जाए, ठीक है, इस तरीके से आती है ना सीजर, पास 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 इस तरीके से आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सीजरिंग कहते हैं। ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, ट्विस्ट करो, है ना, ट्विस्ट, अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाए, ट्विस्ट करो। तो अगर ट्विस्टिंग में क्या होगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, दोनों एक साइड है, तो यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव आ जाएगा, ट्विस्ट करते रहो, ट्विस्ट, पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। देन उसके बाद आता है हमारा, सॉरी, ट्विस्टिंग का मतलब, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे, है ना, कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसी, ठीक है। ये ट्विस्टिंग है तो ये वाला अबव चला जाएगा और ये वाला बिलो चला जाएगा, ठीक है। अबव एंड बिलो का मतलब पॉजिटिव और बिलो का मतलब होता है हमारा नेगेटिव। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव और ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो ट्विस्टिंग का मतलब है अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो एक अबव चला जाएगा और एक बिलो चला जाएगा, जबकि वेगिंग में क्या होगा, या तो दोनों अबव रहेंगे या दोनों ही हमारे बिलो रहेंगे। नेगेटिव को हम बिलो से डिनोट करते हैं, अबव को हम पॉजिटिव से शो करते हैं। तो ट्विस्टिंग में एक पॉजिटिव रहेगा एक अबव रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, या तो दोनों ही अबव रहेंगे या फिर दोनों ही हमारे बिलो द प्लेन रहेंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक चार्ट जिसको हम कहते हैं हमारा मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस। अब मैम इतना क्यों पढ़ाया हमें, नीड क्या थी, सवाल यही खड़ा होगा ना, नीड क्या है इन चीज़ों की। तो बेटा इन चीज़ों की जो नीड है, ठीक है, नीड जो है वो आएगी अभी जो हमने कंडीशंस पढ़ी डायपोल मोमेंट के बिहाफ पे कि मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है या आईआर इनएक्टिव है, उसके बिहाफ पे हमारा ये आता है। इसको समझते हैं क्वेश्चन के तौर के ऊपर, ठीक है। CO2 is IR active or IR inactive, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, कि मॉलिक्यूल जो है वो हमारा IR एक्टिव है और IR इनएक्टिव है। तो देखो भाई IR एक्टिव और IR इनएक्टिव की कंडीशन क्या है, आंसर की अगर हम बात करें तो हमने ये बोला है कि IR एक्टिव और इनएक्टिव किस बिहाफ पे बताओगे कि डायपोल मूवमेंट है या नहीं है, निकाल दो भाई, डायपोल मूवमेंट आता है, हमें निकालना भी सिखाया हमने, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O के ऊपर ये चल जाएगा, O के ऊपर ये चल जाएगा डायपोल मूवमेंट, μ1 लिख लो, इसको μ2 लिख लो। अगर म्यू टोटल की बात करोगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो μ1 माइनस μ2, और दोनों ही सेम है क्योंकि ऑक्सीजन है। देखो अगर सेम है तो सेम ही रहेगा ना हमारा डायपोल मोमेंट, तो दोनों के बिहाफ पे ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर तुम 0 लिखोगे तो इसको क्या बोलोगे कि मैम ये IR इनएक्टिव है, यही लिख कर आएंगे हम, ठीक है। हाँ भाई सही भी है ना,
सही भी है कि मैम आपने सिखाया तो यही था, हम तो यही लिख कर आएंगे। लेकिन अभी इससे पहले हमने मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस पढ़े हैं। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ये कहता है, देखो अभी मैंने बताया था म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू डी। मतलब डायपोल मोमेंट की कंडीशन जो है वो चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगी हमारे, और साथ ही साथ हमारे डिस्टेंस के ऊपर भी मैटर करेगी। अभी तक हम केवल चार्ज देख रहे थे, अब हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस। अगर मैं CO2 को सबसे पहले तो सिमेट्रिकली स्ट्रेच करवा लेते, चलो ठीक है, सिमेट्रिकली स्ट्रेच्ड, ठीक है। सिमेट्रिकली जब मैंने इसको स्ट्रेच करवाया तो देखो क्या होगा, सिमेट्रिकली स्ट्रेच करवाने के ऊपर C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O ये इस तरीके से था, मैंने दोनों की ही क्या करा दी, स्ट्रेचिंग करवा दी। अब डिस्टेंस अगर D थी, यहाँ पे ये D थी, ठीक है, तो ये मैं मान लूँ D1 हो जाएगी। तो डेफिनेटली सिमेट्रिकली स्ट्रेच करवाया तो दोनों जगह D1 और D1 है, तो यहाँ पे तो हमारा डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, अभी भी म्यू इज इक्वल्स टू क्या रहना है, हमारा 0 ही रहना है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को क्या कर दूं, CO2 को एसिमेट्रिकली स्ट्रेच करवाएं, ठीक है, तो एसिमेट्रिकली जब हम इस CO2 को स्ट्रेच करवाएंगे तो नॉर्मली CO ऐसे था, एक को मैंने इधर करा और एक को मैंने इधर रहने दिया। तो अब मुझे बताओ, अगर ये D और ये D थी तो ये तो D रह गई, लेकिन ये D1 के अंदर चेंज हो गई, और हमारे फॉर्मूले के हिसाब से Q इंटू डी होता है, तो क्या दोनों डायपोल मोमेंट सेम रहेगा, दोनों का नहीं रहना है। मतलब ये μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, ठीक है, तो ये μ1 था और ये μ2 था, जबकि इसके अंदर बात करोगे μ1 और μ2 की, तो दोनों ही जो थे वो हमारे सेम थे, इसीलिए दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो और म्यू की कंडीशन 0 आ जाएगी। लेकिन इस वाले के अंदर D1 एंड D2 हमारा देखो दोनों ही डिफरेंस है ना, ये D की कंडीशन आ रही है और वो आ रही है हमारी उसकी, ठीक है, ये D डिस्टेंस है और डिनोट करा है हमने इसको μ1 से। तो अब अगर नहीं है तो यहाँ पे फर्दर हम जो डेटा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे मैम, म्यू इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 लिखेंगे, तो माइनस क्योंकि देखो चार्जेस है, लेकिन यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि μ2 कुछ ना कुछ हमारा ज़्यादा वैल्यू देगा, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, हमें केवल उसका मैग्नीट्यूड देखना है, चार्जेस नहीं देखने हैं। जहाँ पे हम उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वहाँ पे हमारा इस तरीके की कंडीशंस आएगी, तो उस कंडीशन में हम जब CO2 हमारा एसिमेट्रिकली स्ट्रेच्ड है, उस कंडीशन में म्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, IR एक्टिव, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम क्या लिख कर आते हैं, CO2 को IR एक्टिव और इनएक्टिव, इट इज एन IR इनएक्टिव, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये लिख कर आएंगे कि बेसिकली हमारा मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट से देखा जाए तो IR इनएक्टिव आता है, लेकिन इफ वी स्ट्रेच अ मॉलिक्यूल से asymmetrically, ठीक है, if we stretch a molecule asymmetrically, then the condition arises that the dipole moment will not become 0 and at that moment IR active will be active, okay. So this is some conditions that we have to notice them, इसीलिए हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस को लेकर आते हैं। अगर यही चीज़ हमारे किसी एंगल में आ जाए, जैसे ये तो लीनियर मॉलिक्यूल था हमारा, इसी को मैं किसी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर लिया है या किस तरीके के ऐसे कंडीशंस के अंदर लिया है जहाँ पे हमारी कंडीशन सेम आ रही हैं, तो वहाँ पे हम ये बोलेंगे कि भाई ये हमारा एक्टिव है और इनएक्टिव है, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशंस को हमें देखने आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं। दोनों ही एग्जाम्पल N2 हो या CO2 हो, देखो N2 में लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें, N2 इज अ
3 बॉन्ड, ठीक है। तो दोनों ही चाहे से हम डिस्टेंस को इतना ही चेंज कर लो भाई, चार्जेस तो कुछ ना कुछ है ना हमारा। तो I2 इनएक्टिव और एक्टिव वहाँ पे हम नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा और वहाँ पे हम बोलते हैं, क्वेश्चन आता भी है, इफ वी स्ट्रेच CO2 मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली देन वाटर मॉलिक्यूल इज IR एक्टिव और IR इनएक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन अगर नॉर्मली इस वे में आ जाए कि CO2 IR एक्टिव है या इनएक्टिव है तो हम ये लिखकर आएंगे, हम दोनों कंडीशंस देकर आएंगे देन। लेकिन अगर हमारा आ जाए कि N2 में, तो N2 में हम केवल एक कंडीशन दे सकते हैं। तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमारे इस बिहाफ के ऊपर, जो मैंने तुम्हें दोनों ही करवा दिए हैं, ठीक है। अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा है या कैसा नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि क्या है। तो इसीलिए मैंने ये क्या कहा कि हमें मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को पढ़ना ज़रूरी है। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, अगर एंगल में भी हम कुछ चेंज कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे हमने बेंडिंग करी है, तो बेंडिंग में यहाँ का ये जो एंगल है ये चेंज हो रहा है ना हमारा, हम डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं उसकी, हम उसमें क्या कर रहे हैं, एंगल चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें स्ट्रेचिंग देखनी है, ना कि बेंडिंग देखनी है, क्योंकि हमारे एंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। मुझे ये बताओ, मैं इसका एंगल चेंज भी कर दूँ, वैसे तो ये जो लीनियर मॉलिक्यूल है 180 डिग्री के ऊपर, मैं इसको थोड़ा बेंट भी कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ना है, नहीं पड़ना ना, क्योंकि जो हमारा डायपोल मोमेंट है तो वो तो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Q/D के ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम कितना ही उसको चेंज कर लो, एंगल को चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किससे पड़ेगा, हमें फ़र्क पड़ेगा हमारी स्ट्रेचिंग से। तो अगर हम मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करें तो डिफरेंस क्रिएट होगा, और अगर हम उसको नहीं कर रहे हैं तो कुछ और होगा। इस तरीके से हमें ये देखना है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें CH4 की अगर बात करें तो देखो CH H और ये हमें पता है कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस, तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन तब भी हमारा म्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है ना। 2 की वजह से तो डायपोल है ही हमारा, और जब 2 की वजह से डायपोल है तो डेफिनेटली ये क्या आ जाएगा हमारा IR एक्टिव हो जाएगा। अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया क्या है हमारा IR एक्टिव मॉलिक्यूल है, अभी हमने देखा है म्यू कुछ ना कुछ रहेगा। NF3 की बात करो, NF3 भी कैसा आएगा हमारा, देख लो NF3, ठीक है, लोन पेयर F और ये F। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, 2 कैंसिल आउट हो गए, 2 इस तरीके से जा रहे हैं हमारा, तो म्यू कुछ तो रहेगा नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये हमारा IR एक्टिव, ठीक है। इसी तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल देख सकते थे और इसी तरीके से हम ये चीज़ें देख सकते थे। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, जो कि हमने बेसिक इंट्रो वाला पार्ट देखा, लेकिन उस बेसिक इंट्रो से भी ये जो क्वेश्चन है हमारे IR एक्टिव और इनएक्टिव के, ये क्वेश्चन हमारे अराइज होते हैं, जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना है, ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे की बातें करेंगे, आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।